तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। और आज आप सभी लोगों को अपने कमिटमेंट के अनुसार जो हम लोगों ने नई पहल करी है, आप सभी लोगों को खुशखबरी के नाम से हम लोगों ने वीडियो दी थी, जाकर उसको जरूर देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल खींच लीजिए, अपना कैलेंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग साप्ताहिक बाजार दर्शन के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हो गए हैं। साप्ताहिक बाजार दर्शन में हम लोग ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की, अपने इंडिया से जुड़ा हुआ हर एक एक छोटे छोटे पहलू पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपके दर्शनवासियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ता दुनिया ने ड्रामा किया, इंडिया ने पॉलिसी बदली, रुपीज ने स्टंट मारा, एफआईआईज ने एग्जिट मारा और सेबी ने ट्रेडर्स को वार्निंग दे दी। आज हम पूरा विश्व का दर्शन आप लोगों के साथ एक कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। ग्लोबल से लोकल तक, इक्विटी से डेरिवेटिव तक, पॉलिसी से आईपीओ तक, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ये अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का आपके साथ कमिटमेंट है, बस आप लोगों को साथ में बने रहना है। तो आज शनिवार 7:30 सबसे बड़ा जो न्यूज रहा, जिसका इंपैक्ट आपने शुक्रवार को देखा होगा, आरबीआई के साथ सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है। लेकिन ग्लोबल मैक्रो दर्शन, दुनिया क्यों हिला हुआ है, आखिर यूएस, चाइना, यूरोप, आखिर ये ग्लोबल की जितने भी लोग हैं ये क्यों हिले हुए हैं। इस हफ्ते दुनिया, आरबीआई और दलाल स्ट्रीट्स तीनों ने मिलकर ड्रामा किया हुआ है। हाथ में चाय ले लीजिए, क्योंकि आज हम मार्केट के सारे एक्टर, सारे ग्लोबल क्यूज, आरबीआई की चुटकी, एफआईआई की चाल, सेबी के रूल्स, सबका फाइनल एक एक पंचनामा करेंगे। बस आप लोगों को साथ में इसी तरीके से जुड़ करके इस यात्रा को बेहतरीन करना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है और अस्थाना टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। साथ ही साथ अपने यूट्यूब परिवार को भी बड़ा करना है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है आपकी, और स्टॉक मार्केट, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल माइक्रो दर्शन की, क्योंकि दुनिया हिली क्यों हुई है। ये यूएस क्या कर रही है, चाइना क्या कर रही है, यूरोप क्या कर रही है, डोनाल्ड चाचा क्या कर रहे हैं, इन सब की चर्चा हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस साप्ताहिक दर्शन में। यूएस का जो बॉस है ना, क्योंकि हम लोग अपने बॉस किसको मानते हैं, सीधा हम अमेरिका को देखते हैं, तो बॉस का मूड थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि बॉस का मूड ठीक होगा तो बाजार का भी हाल ठीक ठाक होगा। तो फेड की बात करें, हॉकिश की बात करें, तो इनके टोन का असर थोड़ा सा ज्यादा रहा है मार्केट में, और इमर्जिंग मार्केट में इनका रिस्क थोड़ा सा ऑफ हुआ है। वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, तो एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। अगर वहीं पर हम लोग यूएस डाटा की बात करें तो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है, और इसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो ग्लोबल लेवल पर थोड़ी हाई दिखी है। और वॉलेटिलिटी जब हाई दिखती है तो हमारे जितने ट्रेडर बंधु हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, जो कि इंडिया विक्स में हमने कवर किया है। ये भी आपका काम है, पीछे जाकर के वीडियो को देख लेना। अब थोड़ा सा जब हम चाचा की बात करी है तो उनके पड़ोसी की बात करते हैं, पटीदार बंधु की बात करते हैं, तो चाइना की भी बात कर लेते हैं। साइलेंट बट बड़ा डेंजरस काम करते हैं, इनकी भी भूमिका को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स थोड़ा सा वीक रहे हैं, थोड़ा सा कमजोर रहे हैं। मेटल मार्केट में थोड़ा सा इन्होंने प्रेशर दे दिया है। चाइना थोड़ा एक्सपेक्टेशंस अच्छी कर रहा है, लेकिन बेस मेटल्स में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बाउंस बैक अगर नहीं आता है तो ये रिस्क हो जाएगा। लेकिन मेटल में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज भी चाचा ने अपने पटीदार होने का थोड़ा बहुत भूमिका निभा रखी है। अब थोड़ा सा यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप जोन में क्या हो रहा है, तो भैया थोड़ा सा इन्फ्लेशन झेल रहे हैं, हल्का सा स्टिकी नोट्स, जैसे आप लोग अपने स्टॉक बाजार की जहां पे ट्रेडिंग का अपना दुनिया बनाए होंगे वहां पर आप भी स्टिकी नोट्स चिपकाते हैं, बस उसी में एक चीज स्टिकी और ऐड कर दीजिए। यूरोपियन मार्केट को लेकर वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के शिकार हो रखा है। ईसीबी की टोन जो है वो थोड़ी टफ है, तो इसका मतलब है कि क्रूड की बात करें, गैस प्राइसेस की बात करें, तो यूरोप की डिमांड का आउटलुक जो है वो थोड़ा शेकी शेकी वाला गाना चल रहा है ना आजकल, बड़ा ट्रेंडी है, तो वो थोड़ा शेकी बनाया हुआ है। तो अगर हम लोग इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनिंग लाइन की, तो इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर के मार्केट की बाजार को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना रखा है, थोड़ा सा व्यवस्थित बना रखा है। ग्लोबल मार्केट थोड़ा उस कंफ्यूज्ड लवर की तरह हो गया है, जो अजीबोगरीब बिहेव करता है, कभी हाँ कभी ना, कभी स्टे, कभी गो, कभी रुको, कभी जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजन स्थिति में बनी हुई है। तो चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, इस वक्त की सबसे लेटेस्ट खबर के साथ बात करते हैं, जो कि आपकी आरबीआई के साथ जुड़ी हुई है, जो कि आपने शुक्रवार की मार्केट में उसके न्यूज का इंपैक्ट
भी तुरंत का तुरंत देखा होगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट में इन्होंने कटौती कर दी है। अब उसके साथ लिक्विडिटी बूस्ट पे इनका क्या अपना एक संदर्भ है और स्टॉक मार्केट के बुखार को ये कैसे ठीक कर सकता है, उसको लेकर के भी थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की कटौती कर दी है, लिक्विडिटी बूस्ट कर दिया है। 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है, जिससे नई रेट सेंसिटिविटी इंडस्ट्री, जैसे नई रेट जितने लोग रेट सेंसिटिविटी में होते हैं ना, उन सब के ऊपर तो एकदम बढ़िया मौज हो गई इंडस्ट्री में। जैसे ऑटो हो गया, रियलिटी हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया, इनको को सीधा सीधा फायदा पहुंच गया। इसके साथ ही बैंक ने बॉन्ड थोड़ा खरीद लिया। डॉलर और रुपया की जो लड़ाई हो रही है उसको भी आगे कवर करेंगे। तो डॉलर और रुपया को स्वैप की घोषणा करने के बाद बाजार में लिक्विडिटी भी थोड़ी सी इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे कि निवेशकों का भरोसा बना रहे। नहीं तो जानते हैं ना कि यहाँ पर तो बाजार गिरा, बाजार गिरा, बाजार गिरा। जैसे आपने कहानी सुनी थी ना कि बादल गिरा, बादल गिरा, बादल गिरा तो भाग लिए। तो उस तरीके की व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा इंपैक्ट न पड़े, तो इन्होंने इस तरीके की एक थोड़ा सा इंजेक्शन का काम किया है। तो अगर हम लोग इसके नतीजे की बात करें तो रियलिटी, ऑटो, फाइनेंस शेयरों में जोरदार उछाल तो तुरंत आ गया, क्योंकि इधर खबर आई उधर वहां पर बादल गिरा। निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी को देख लो, निफ्टी ऑटो को देख लो, निफ्टी रियलिटी को देख लो। तो इस तरह के कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सेक्टोरल इंडेक्सेस जो हैं वो हरे निशान तक पहुंच गए हैं और ट्रेंड थोड़ा सा मोमेंटम में आ गया है। तो ओवरऑल ये खुशखबरी इन्होंने देकर के मार्केट में बाजार के हालात को, बुखार को थोड़ा सा पैरासिटामोल देने का काम किया है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट की बंदूक से अपनी गोली तो चला दी है। अब देखना है कि रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है उनको सीधा जैकपॉट लगता है या फिर खाली वहीं। तो अगर थोड़ा सा इसके एक कदम आगे चलते हैं तो हम लोग अब कमोडिटीज दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा महंगी बातें कर लेते हैं। सोना, चांदी, तेल, क्रूड, डॉलर, इन सब की बात कर लेते हैं। तो तेल, सोना, चांदी, डॉलर का खेल थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करते हैं। तो प्राइस थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। इंडिया के लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग्स की खबर है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर पेट्रोल को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव खबर आ रही है, जो कि इंपॉर्टेंट बिल का काम करेगी। अगर हम ओपेक प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी मिक्स्ड सिग्नल रहा है। ट्रेडर थोड़े से कंफ्यूज्ड है और थोड़ा सा हेलमेट पहन करके खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो लगातार आप गोल्ड और सिल्वर देखिए, हर आदमी गोल्ड खरीदने की इच्छा रखता है, सिल्वर खरीदने की इच्छा रखता है। तो उनके लिए करके समझिए कि रूपी के मुकाबले थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। तो इससे गोल्ड का जो डोमेस्टिक गोल्ड का प्राइस है वो बड़ा हाइक बना रखा है। महीनों से आप सुन रहे होंगे कि एकदम बढ़िया मार्केट जो है खाली सोना ही सोना चल रहा है। तो रुपीस जो वीक होता है तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि डोमेस्टिक में गोल्ड प्राइस का हाई होना तय है। तो उधर अभी आप रुपीस और डॉलर का भी लड़ाई आगे देखेंगे। तो अगर आप लोगों को इसको फंडामेंटली और अच्छा जानना है तो यूट्यूब परिवार के जितने भी स्टूडेंट और व्यूअर उनके लिए हमने इस तरीके की यात्रा करी है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप लोगों को इस तरीके से फंडामेंटली एकदम सीरियस नोट पर पढ़ना हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके लिए भी हम आपके साथ कोई ना कोई जुड़कर पहल करेंगे। अब थोड़ा सा ग्लोबल सेफ की बात करें तो ठीक है, ग्लोबल सेफ हैवन डिमांड स्टेबल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो थोड़ी बहुत भाई चली रही है। उधर रूस है, यूक्रेन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, इन सब के साथ ट्रायंगल थोड़ी सी बात चली रही है। तो उसमें गैसेस की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ जाता है भाई। तो न्यूट्रल गैसेस की बात, नेचुरल गैसेस की बात करें तो विंटर में डिमांड थोड़ी सी वीक रही है, इसलिए प्राइस का प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब गोल्ड चमक रहा है, ऑयल शांत है। ये कॉम्बो क्वालिटी है भैया मार्केट को उथल पुथल करने का। तो इसमें देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या देता है। शॉर्ट टर्म में ये आराम होता है या उथल पुथल इसी तरीके से बनी रहेगी। और इस तरीके की उथल पुथल को आप तक पहुंचाकर आपका पोर्टफोलियो उथल पुथल ना हो जाए, उसके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ये साप्ताहिक दर्शन जो शनिवार को 7:30 पर आप लोगों के लिए आता है, उसको सब्सक्राइब करके अपने लोगों में पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप तक पहुंचते हैं। चलिए एक कदम आगे चलते हैं, थोड़ी सी करेंसीज के दर्शन कर लेते हैं जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा न्यूज बनाई हुई है। तो रुपीस का सीधा सीधा लड़ाई हमारे डॉलर साहब से हो रखी है। सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से ये एक लड़ाई मानी जा रही है। रुपीस ने रिकॉर्ड लो टच कर दिया है, वो जाकर के मोहब्बत अपने सपोर्ट जोन से कर लिए हैं। नियरली 90 के आसपास ये जो है थोड़ी पैनिक वेव बना के रखा हुआ है। वहीं आरबीआई इंटरवेंशंस में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है। रुपीस का फॉल हुआ, इंपोर्टर्स टेंशन में आ गए, आईटी फार्मा को थोड़ा बोनस मिल गया, इन्फ्लेशन रिस्क थोड़ा बढ़ गया।
तो अगर इस चीज को देखा जाए तो करेंसी मार्केट वो जगह है भाई जहां छोटी सी खबर भी पूरे इंडियन मार्केट को हवा टाइट कर देती है। तो इसलिए करेंसीज पर भी आपको उतने ही ज्यादा ध्यान रखना है। अगर रुपए की गिरावट की बात करें तो जो आपका रुपया है वो जैसे जैसे गिरता है उसकी दर गिरावट, तो उसी जगह पे एफआईआईज का जो आउटफ्लो है उस पर भी प्रेशर आ जाता है। इस हफ्ते अगर आप देखिए तो रुपए ने रिकॉर्ड लो टच तो कर ही दिया, वहीं डॉलर 90 रुपीज प्लस पर, मतलब $1 की बात करें तो 90 प्लस में चलने लग गया, जिससे इंपोर्ट हैवी कंपनियां जो इंपोर्ट पर बिलीव करती हैं, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, वो इंपोर्ट हैवी कंपनियां जो हैं, क्रूड इंपोर्टर और इस तरीके से जितने सेक्टर हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पहुंच गया, जिसका खर्चा डॉलर्स में होता ना, डॉलर्स में कमाना बड़ा बड़ा वाला पैसा, तो वहां पर जो है उनके साथ थोड़ा इंपैक्ट पड़ गया है। साथ ही इस बात को भी समझिए कि इस कमजोरी ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर्स में स्पेशली आईटी और फार्मा को एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन का काम कर दिया, मतलब इन दवा कंपनियों खुद दवा काम कर दी है, तो एक्स्ट्रा मजबूती दे दी है, क्योंकि डॉलर इनफ्लो से उनकी अर्निंग डॉलर में होती है, तो वहां पे उनको एक अच्छा, तो भैया किसी का सुख किसी का दुख भी होता है और किसी का दुख किसी के लिए सुख भी होता है, तो उसी तरह से रिलेशन को समझ लीजिए। क्योंकि अगर बात किया जाए तो करेंसी थोड़ी वीकनेस है, फॉरेन आउटफ्लो का भी दबाव बना हुआ है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भाई देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से खतरा ओवरऑल अभी भी मार्केट में बना हुआ है। अगर रुपए की बात किया जाए तो भैया रुपया गिरा, कुछ को फायदा होगा कुछ को दर्द होगा, देखते हैं कौन बेनिफिशियरी बना रहा है और कौन डेट ट्रैप में फंसता चला जाएगा। तो चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने एफआईआईज भाई साहब की और डीआईआईज भाई साहब के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज का भी जो रोल होता है वो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है, किधर की ओर बह रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो एफआईआईज लगातार सेलिंग मोड में है, ये तो आप लोग ट्रैक भी कर रहे होंगे भिन्न भिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से। कारण क्या है, डॉलर जो है स्ट्रांग हो रखा है, ग्लोबल रिस्क थोड़ा सा ऑफ है, तो यहां से एफआईआईज जो है वो सेलिंग प्रेशर लगातार बनाए रखें। उसी में अगर डीआईआईज का बात किया जाए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस की बात किया जाए, तो हर गिरावट पर ये खरीदारी बनाए रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो इनफ्लोज इनका भी स्ट्रांग हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआईज भाग रहे हैं, मार्केट हिला रहे हैं, डीआईआईज आ रहे हैं, मार्केट को संभाल रहे हैं, और हम जैसे आप जैसे लोग इस बारे में आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो अब बात समझिए, दोनों साथ आ जाए तो समझ लीजिए दिवाली है, दोनों का साथ आने का इंतजार कर लीजिए। जिस दिन भी आपको न्यूज मिल जाए कि दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में दिवाली का त्योहार आ रहा है। तो एफआईआईज और इंस्टीट्यूशन फ्लो, पैसा इस वक्त तो भाई साहब देखो किसी से बताना नहीं, तुमको बता रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है। इस हफ्ते विदेश निवेशकों एफआईआईज, पीएफआईज, एफपीआईज ने भारी भारी इतनी ज्यादा जो है रिटेलिएशंस दिखाया है, नेट सेलिंग लगातार झमाझम किए हैं, जो बाजार को बॉर्डर कॉन्फिडेंस पर असर डाल दे रही हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बहुत अच्छा सा आपके साथ थोड़ा कवर किया है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी पूरी पीडीएफ हम अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के जो आपके टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड हो जाएगा। इससे अगर हम लोग बात करें ना तो मिड कैप जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को संकेत, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो कंपनियां हैं उसमें शेयरों में थोड़ा दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। एक बात और समझो मेरे भाई, जब चीजें सस्ती होती हैं तो आप डर मारे खरीदते नहीं हैं, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो वो आपकी पहुंच से चली जाती हैं। तो पहले तुम वहीं को एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि खरीदी हो कब भाई, कब हम लोग इस बात की खरीदारी करेंगे। भाई कहते हैं कि चीजें सस्ती हैं, मार्केट में डर है, और फिर कल की चीज में जब वो चीज बढ़ जाती है तो कहते हैं कि चीजें अब बढ़ गई। तो भाई कंफ्यूज्ड जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने आप में इस बात का नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि तुम्हारा अपना सोच समझ क्या कहती, खरीदोगे कब ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट चल रही है मार्केट में, रिस्क एसेट्स हिट हो रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां थोड़ी सी यहां पर प्रेशर में दिखाई दे रही हैं। जब ग्लोबल मनी भागता है, इस बात को समझो, एक पंचलाइन देते हैं, जब ग्लोबल मनी भागता है मिड कैप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर को चाहिए कि थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी कर लें, क्योंकि गिरावट आई तो भाई समझ जाइए कि सबसे पहले इन्हीं के ऊपर इंपैक्ट डालती है और वापस लौटने में थोड़ी देर लगा देती है। तो इसलिए जो है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में इस बात को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो भाई एक कदम आगे चलते हैं, अब इंडियन माइक्रो दर्शन कर लेते हैं, अपने भारतीय बाजारों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई, सरकार और आर्थिक संकेत जो है, आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट 25
बीपीएस जो है कट करके 5.25% के अराउंड लिक्विडिटी के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बॉन्ड परचेज कर लिए हैं, एफएक्स स्वैप अनाउंसमेंट कर दिए हैं, ग्रोथ फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हैं और हमको आपको और बाजार को ये भरोसा दिलाए रखे हैं कि हम अभी हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का आउटलुक लोग थोड़ा सा बता देते हैं। तो इन्फ्लेशन आउटलुक में फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में चल रहा है, ऑयल थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में चल रहा है, करेंसी रिस्क थोड़ी सी बनी हुई है। अगले सप्ताह भी देखो कि बनी रहती कि नहीं बनी रहती है, अगले शनिवार इसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा गवर्नमेंट फिजिकल्स की बात करें तो उनका फिजिकल अपडेट्स भी आया हुआ है। टैक्स कलेक्शन इनकी बहुत हेल्दी हो गई है, जहां देखो वहां टैक्स पे पड़े तो टैक्स तो सरकार तो रिच हो रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो थोड़ी अंडर कंट्रोल है, वो हमारे और आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो इंडिया का माइक्रो हेल्थ तो यार देखो फिलहाल दुनिया से बेहतर है, ये बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी सिद्ध हो जाएगी। अब ये बात कहां से कौन सा साइंस लगा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया त्राही त्राही में इन्फ्लेशन और दुनियादारी में और हमारा बाजार एकदम परफॉर्मेंस किए पड़ा है ना। तो इस चीज को लेकर के भी थोड़ा सा समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए भैया एक कदम आगे चल लेते हैं, अब थोड़ा सा सेक्टर दर्शन कर लेते हैं। सेक्टर दर्शन की बात करते हैं कि भैया इसमें इस पूरे सप्ताह में कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हुआ है। तो वहां पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात होगी, ऑटो सेक्टर की बात होगी, रियल एस्टेट की होगी, फार्मा, आईटी सेक्टर, एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड, मिड कैप। फिर उसके बाद हम अलग से डेरिवेटिव्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे डेरिवेटिव्स स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने काम किया। टेक्निकल दर्शन भी देंगे कि भैया अवेंट टेक्निकल पार्ट्स क्या कहता है, आगे चल के टेक्निकल पार्ट क्या कहता है। आईपीओ दर्शन में कौन आईपीओ अच्छा हुआ, कौन अच्छा आईपीओ अच्छा बुरा हुआ। रिस्क दर्शन भी कराएंगे कि इस वक्त आपको पूरा मिला जुला एक सप्ताह में रिस्क कैसा होना चाहिए, अगले वीक में आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हर सेक्टर का थोड़ा सा गहराई से पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम और आप मिल करके। तो चलो भाई शुरू होता है वो सेगमेंट जो कि आप सभी लोगों को बड़ी देर से भी इंतजार था, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भाई अल्टीमेटली हर सेक्टर की कोई ना कोई कंपनी पड़ी रहती है। तो चलिए पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर लें। जितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे वो इस न्यूज को आरबीआई के बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि रेट कट की जो न्यूज थी वो अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो लीडिंग बूस्ट तो भैया हमको आपको मिला ही है इस सेक्टर में। एनपीए के नंबर्स की बात किया जाए तो इस बार बड़ा स्टेबल रहा है, मतलब एनपीए ज्यादा होने नहीं दिए हैं, वसूली बड़ी बढ़िया से की है बैंकिंग सेक्टर। और आप एनबीएफसी सेक्टर में देखिए तो बैंकिंग सेक्टर से और अच्छी आउट परफॉर्म में एनबीएफसी सेक्टर काम कर रही है। तो रुपीस फॉल का छोटा सा असर तो देखने को मिला ही है, फॉरेन बोरोइंग पर असर भी पड़ेगा। तो ठीक है, ओवरऑल अगर हम इस जुड़ा हुआ फाइनेंशियल्स में अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो वर्डिक्ट जो है थोड़ा पॉजिटिव वाइज के साथ ही है। अब थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की बात कर लें तो रेट कट होने की वजह से इनके ऊपर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ गया। व्हीकल डिमांड को थोड़ा सा बूस्ट मिल गया है, फेस्टिव सेल्स को लेकर के थोड़ा सा इनकी पहुंच अच्छी हो गई है, सॉलिड परफॉर्मेंस करने के बारे में समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग ईवी की बात करें तो ईवी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग बुलिश टोन के साथ ऑटो सेक्टर भी अपना ठीक ठाक काम किया हुआ है। तो चलो भैया थोड़ी सी अब खरीदारी कर लेते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट में भी कट का बड़ा असर पड़ा है, इनके लिए बिगेस्ट विनिंग का एक चांस बना हुआ है। एनसीआर प्लस मुंबई इन्वेंट्री की बात करें तो पिकअप बड़ा अच्छा है। हाउसिंग डिमांड थोड़ी हाई हो रही है, नोटबंदी के बाद से लेकर अब लोग घर खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुपर बुलिश है, शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, मिड टर्म में बुलिश है और लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है। तो यहां पर ठीक है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही है, रुपीस के फॉल होने की वजह से इनको जबरदस्ती का इनको खुद की दवा की कंपनी को खुद एक बूस्टर दवा मिल गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनके पास पॉजिटिव असर है। अगर हम यूएस एफडीए की बात करें तो अप्रूवल स्टडी है, अभी भी ये सोचने और देखने का विषय है। एक्सपोर्ट्स नंबर थोड़े हेल्दी हुए हैं, तो मॉडरेशन में देखा जाए तो ये भी बुलिश मोमेंटम के साथ शॉर्ट टर्म मिड टर्म में काम कर रहे हैं। बीच में आप देखेंगे आईटी और टेक का हाल बहुत बुरा था, कोई बहुत बड़ा काम परफॉर्मेंस के नाम पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी रुपीस के फॉल से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा बूस्ट हो गया है, क्योंकि डॉलर में काम हो रहा था। तो यूएस रिसेशन का भी जो थोड़ा डर है ना वो उनके ऊपर है, लेकिन उतना डर नहीं है, थोड़ा फियर जो है वो लाइट हो गया है। तो पॉजिटिव बट सेलेक्टिव रहना है, राइट। तो यहां पर अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा की बात कर लें, एनर्जी की बात कर लें, पावर, ऑयल, गैस की बात कर लें तो कोल सप्लाई स्टेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी को पुश बड़ा स्ट्रांग मिल रहा है लगातार समय से। क्रूड ऑयल थोड़ा सा सॉफ्ट बना हुआ है, ओएमसी को फायदा हुआ है। तो अगर वर्डिक्ट की बात करें तो मिक्स्ड भी है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इनका बहुत हाई है, ऑर्डर बुक जो है एकदम सॉलिड बना हुआ है। वर्डिक्ट्स की बात करें तो स्ट्रांग काम कर रही है, कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा एफएमसीजी के बारे में भी समझिएगा। एफएमसीजी थोड़ा सा इन्फ्लेशन में झेल रही है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, रूरल रिकवरी के लिए स्लो काम कर रही है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल और थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। तो चलो भैया इसके एक कदम आगे निकाल देते हैं। हम वहीं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया ये मिड और स्मॉल कैप की क्या है। तो ये मिड और स्मॉल कैप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो इनको सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा डर इन्हीं लोगों को है भैया। क्यों? क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग किए पड़े हुए हैं, इसका सीधा असर मैंने अभी बताया था कि इन्हीं लोग के ऊपर पड़ता है। और वैल्यूएशन का गेम कंपनी जम के खेल रही है, तो वैल्यूएशन हाई है, तो वैल्यूएशन रिस्की है, तो भैया अभी एग्रेसिवली जो है छोटी कंपनियों में निवेश जो है वो ठीक नहीं है। ये मेरा सुझाव नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्योंकि हम लोग से भाई सभी रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो इसलिए हम सुझाव नहीं देते ना। तो कोई बाइंग है ना, तो कोई सेलिंग है ना, तो कोई होल्डिंग है। बस खाली हमारा काम है कि आपको एजुकेशन के पर्पज से इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना दें कि आप अपना डिसीजन स्वयं से ले पाए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपना एक थोड़ा सा जेब हल्का करके कोई सीए, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई इस तरीके का व्यक्ति अपने साथ जरूर रख लीजिए। 30 मार्खा बनने से यहाँ दुनिया में काम नहीं चलता। तो सेक्टरल मूव की बात करें तो कौन चमका, कौन सुस्त रहा रेट कट के साथ। रियलिटी की बात करें, ऑटो, फाइनेंशियल्स ने सबने अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी रियलिटी की बात करें, ऑटो की बात करें, बैंक इंडिसेस की बात करें, रिलायंस की बात करें, तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। अगर हम लोग आईटी सेक्टर की देख ले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयरों को करेंसी वीकनेस से बड़ा फायदा मिल गया। रुपीस फॉल होने की वजह से डॉलर अर्निंग्स में जो इनका काम होता था उसमें मार्जिनल इनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी भाई दबाव बना रहेगा, वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट बना रहेगा, तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो कुछ स्टॉक्स भाई बारात में शामिल हो चुके हैं, कुछ मेहमान कक्ष में अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बीच में ताश पत्ता खेल रहे हैं। अगर बेगम इधर आ गई तो कुछ हो जाए, नहीं हुआ तो अभी वेट एंड वॉच में है। इसका मतलब सेगमेंट वाइज अभी गेम बची हुई है। चलिए भैया हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली डिस्कशन कर लेते हैं अपने डेरिवेटिव्स वालों के लिए ना। तो डेरिवेटिव्स के दर्शन करा देते हैं। सेबी की सख्ती हो गई है भाई, एक्सपायरी का गेम जो चल रहा था उसको लेकर के सेबी थोड़ी सी सख्त हो गई है। इन दोनों नियमों को हम आपके साथ थोड़ा साझा करने का प्रयास करते हैं। सेबी जो वीकली एक्सपायरी लाती थी एमसीएक्स पर डिस्कशन कर रही थी, लाई नहीं थी। सेबी जो वीकली एक्सपायरी एमसीएक्स पर निगेटिव स्टेंस दे रखी है। डेरिवेटिव लेवरेज रिड्यूस करने की जो बात हुई थी, ऑप्शंस टर्नओवर हाई है, रेगुलेटर्स अलर्ट पर है। तो भैया थोड़ा सा इस चीज को समझो कि सेबी का इशारा बड़ा साफ है, रिटेल को बचाना है, लेवरेज को थोड़ा कम करना है। इसका असर पूरे ऑप्शन बाजार पर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया लोग कह कह के थक गए हैं कि देखो भाई बिना पढ़े लिखे पूरी चीजों को सीखे, स्टॉक मार्केट इज डेंजरस टू हेल्थ। बड़ा सोच का विषय है यार हमारे लिए भी। हम लोग भी अपने मैनेजमेंट में डिस्कशन कर लेते हैं कि कई कंपनियां, कई लोग आखिर इस तरीके के समाज में लोगों को ढूंढ कहां से लाती हैं। एकदम सिगरेट के डिब्बों पे लिखा रहता है साफ साफ कि भैया एक कप पीने से मतलब कैंसर होता नहीं, कैंसर बना देते हैं, उसके अंदर पूरा दिल विल बना कैंसर डाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं, धड़ल्ले से पीते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेबी कह कह के पगला गई है कि भाई देखो, सीतारमण जी संसद में खड़े होकर पार्लियामेंट में कहती हैं कि देखो भाई ये बड़ा डर का विषय हो गया, ये सब अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे, डिलीवरी ना। तो उन सब के लिए राय है मेरे भाई, वो लोग कह कह के थक गए कि 10 में से 9 लोग यहां मारे जा रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लाखों करोड़ों रुपया इसे बह रहा है, डेली सवेरे हला और भला हो जाता है। तो उसको लेकर के बहुत सीरियस नोट पर सरकार काम कर रही है। तो थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पर बात कर लेते हैं, सेबी के नियमों को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो टेक्निकल चार्ट्स पर देख लेते हैं कि चार्ट साहब क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग निफ्टी की बात कर लें तो देखो भैया निफ्टी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज रही है। सपोर्ट्स की बात करें तो 20 EMA पे बहुत अच्छा काम कर रही है। रेजिस्टेंस जो है रीसेंट स्विंग हाई बना रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी के साथ काम किए हुए हैं। सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। रिलेटिवली जो देखा जाए तो निफ्टी से तो भैया स्ट्रॉन्गर ही है ना। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी स्टेबल है, एक रेंज में है भाई। लेकिन रुपीस और एफआईआई फ्लोज के ट्रेंड को लगातार फॉलो करते रहिएगा, अन्यथा यह मार्केट की डायरेक्शन को पलट भी देगा। तो इस बात को लेकर के आप लोगों को अपने आप में सुनिश्चित रहना है, देखना है। टेलीग्राम चैनल पर ओवरऑल हम लोग एजुकेशन के पर्पज से निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। जिनको भी लगता है तो भाई वहां पर थोड़ा सा जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
आईपीओ दर्शन की बात करें तो इस वीक देखिए भैया मीशो एक बड़े आईपीओ के रूप में आ गया है। विद्या वायर्स की बात करें तो विद्या वायर्स ने भी काम किया है। तो ओवरऑल आपको चार आईपीओ मिले हैं। तो उसमें से अभी किसी का ऐसा, क्योंकि वो 10 तारीख को तो लिस्टिंग होने जा रही है, तो इसलिए अभी हम लोग के पास वो पूरा प्रॉपर डेटा है नहीं। तो इसलिए मान के चलो कि आईपीओ में अगले वाले सैटरडे की क्लास में 7:30 में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी अच्छी आईपीओ परफॉर्मर रही, कौन सी आईपीओ परफॉर्मर नहीं रही। लेकिन अगर अभी हम पाइपलाइन की बात करें तो नई मिड साइज आईपीओ जो है एकदम लाइनअप में लगी हुई है। कुछ हाई ओवर सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल के साथ रिटेल हाइप करा करके बढ़िया से वैल्यूएशन का गेम करके पाइपलाइन में लगे हुए हैं। तो एक बात मेरी तरफ समझ जाओ भाई कि आईपीओ में ना क्वालिटी देखा करो भाई, कंपनी को फंडामेंटली देखा करो कि बंदा कितना मजबूत है, धंधा कितना मजबूत है, किताब में कितना मजबूत है। हाइप नहीं कि कौन कहा कान देखो भाई, कान चोरी होगा तो तुम ढूंढे निकल लियो भाई। तो ये वाला तामझाम न करना। नहीं तो आईपीओ जो है इस वक्त जो है बड़ा सेंसिटिव बात बनी हुई है, वैल्यूएशन का गेम बड़ा लंबा चल रहा है। चलिए थोड़ा सा रिस्क की बात कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को रिस्क दर्शन बता देते हैं कि मार्केट कब टूट सकता है, मार्केट कब जुड़ सकता है, मार्केट के इस वक्त की कंडीशन क्या कहती है। तो भैया देखो, रुपीज की इनस्टेबिलिटी मार्केट में एक असर करे रहेगी, बड़ा रिस्क है। जो एफआईआई साहब बेच बेच भाग रहे हैं ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। कॉमोडिटीज का जो स्पाइक मिला हुआ है ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज पर आपको बहुत बड़ा तामझाम, बहुत ज्यादा निगरानी बनाए कर रखना पड़ेगा, उस पर भी बहुत बड़ा रिस्क है। सेबी डेरिवेटिव्स का जो रूल आ रहा है उस पर भी डिस्कशन हो रहा है, यह भी बहुत बड़ा असर करेगी। तो इस चीज को लेकर के भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंसियर रहना है। तो चलो भाई, यही सप्ताह की तो हम लोग बातचीत कर ही लिए हैं। कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो भाई नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के एकदम साफ साफ शब्दों में बताइए कि इस सेक्टर की, इस कंपनी के, इस चीजों के बारे में भी मुझे इस न्यूज में कवर करना है। देखो यहाँ टाइम का कोई इशू नहीं है, अगर 1 घंटे का भी न्यूज बनना होगा तो 1 घंटे बनाएंगे, लेकिन ये नहीं वाला सिलसिला है कि हम आप तक पहुंच कर खाली अपना नाम दर्ज करा लें। तो यदि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसमें न्यूज में आपको कौन सेक्टर किस चीज की जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका है या स्थानीय ट्रेडिंग स्कूल परिवार आपका है, आप बिल्कुल बेझिझक हमें बताएं। तो चलिए थोड़ा सा इस वीक को एक बार में कवर अप करते हैं और नेक्स्ट वीक में आपको किस बातों पर ध्यान रखना है इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, इस हफ्ता जो है प्रमुख घटनाएं मार्केट मूवर्स को लेकर के बनी रही। तो अगले सप्ताह क्या हो सकता है, इन चीजों को भी थोड़ा सा ट्रिगर कौन कौन से कर सकते हैं, इसको भी लेकर के थोड़ा बाजार में क्या क्या असर हो सकता है जान लेते हैं। तो भैया आरबीआई के आगे की जो पॉलिसी कमेंट्री है उसको जरूर सुन लीजिएगा। ग्लोबल रेट का जो डिसीजन होने वाला है ना उस पर भी अपनी पैनी नजर जरूर रखिएगा। अगर आरबीआई ने फेड और आसान मूड रखा तो ये बात समझिएगा, रेट सेंसिटिविटी के जितने स्टॉक्स है उसमें और उछाल आने बाकी है, नहीं तो वॉलेटिलिटी तो आपको मिलवे करेगी। तो अगर रुपीज की बात करें तो रुपीज स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है और फर्दर वीकनेस ना हो जाए ये प्रे करना है। लेकिन हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम अच्छे भक्त भी नहीं है, हम अच्छे ज्यादा मेहनती भक्त भी नहीं कि हमारी भगवान को सुन ले। तो अगर रुपीज संभल गया तो देखो भैया, इंपोर्टर को थोड़ी राहत मिल जाएगी लेकिन एक्सपोर्टर को थोड़ा झटका मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कई बार अपने सुख से दूसरे के सुख नहीं, अपने सुख से दूसरे के दुख नहीं, कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखा गया है कि दूसरे के दुख से बहुत खुशी मिल जाती। तो उसके चक्कर में जो है इंपोर्टर को देखना पड़ेगा कि वहां इंपोर्टर को तो राहत मिलेगी लेकिन जो एक्सपोर्टर साहब है उनको थोड़ा सा हल्का झटका लग जाएगा। लेकिन अगर गिर जाता है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स को फायदा मिल जाएगा, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट, कॉस्ट सेंसिटिव कंपनियों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर दोनों लोगों को सुख दुख दोनों को थोड़ा थोड़ा 50-50% पर तराजू की तरह चलेंगे। एफआईआईज फ्लोज को देखते रहना भाई, ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट को ट्रैक करते रहना। फॉरेन कैपिटल अगर लौटेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में दिवाली आएगी, ग्रोथ स्टॉक में थोड़ा सा हल्का सा उछाल मिल जाएगा, बाजार नैरो रहेगा लेकिन लार्ज कैप कंपनियों को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा ऑयल मिल जाएगा। अर्निंग अनाउंसमेंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को भी स्पेशली ध्यान रखिएगा, स्पेशली रियलिटी, ऑटो और बैंक और आईटी सेक्टर पर बड़ी पैनी नजर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अगर आते हैं तो यह बात रखिएगा कि कॉन्फिडेंस बड़ा बहुत जबरदस्त बाजार का हो जाएगा। लेकिन अगर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है तो भाई करेक्शन के चांसेस भी एकदम लिख के ले लो भैया, तो प्रॉफिट बुकिंग भी एकदम झमाझम होगा। तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन को लेकर भी समझ लीजिएगा बड़ा सेंटिमेंट हाई है। अगर आईपीओ अच्छा है तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा, फ्रेश कैपिटल आएगा, इनफ्लो बहुत अच्छा रहेगा, मोमेंटम
अगर इसी के उलट हो गया तो भैया फिर से आपको दबाव दिख जाएगा, मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो ग्लोबल माइक्रो की बात करें तो इवेंट्स में ऑयल को ध्यान रखिएगा, ऑयल प्राइसिंग को, जियोपॉलिटिकल्स को देखिएगा, यूएस फेड पर नजर रखिएगा, चाइना के डेटा पर नजर रखिएगा, इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ऑयल स्पाइक पर भी असर देखिएगा भैया, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन पर, इंपोर्टर्स पर बड़ा दबाव मिलता है। तो ग्लोबल रिस्क पर भी बड़ा ध्यान रखिएगा, कैपिटल आउटफ्लो और रुपीज जो है किसी भी तरह वीक नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों पर भी लेकर के हमको और आपको बहुत ज्यादा सिंसियर होना है। तो भैया देखिए, हम लोगों ने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल ने खुशखबरी के नाम पे जो आप लोगों को कमिटमेंट किया था, उसकी आज से पहली क्लास, पहली यात्रा आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। साप्ताहिक दर्शन पूरा करा दिया गया है। हमने अपनी तरफ से फुल रिसर्च के साथ आप तक चीजों को पहुंचाया है। और आपको यह चीज कैसी लगी, ये आपका भी धर्म बनता है। मुझे पता है कि अब आपका टाइम खराब हो रहा होगा, बस नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा कितना लगा और क्या आगे चाहिए, ये जरूर आप लोग बताने का कष्ट करें। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।